हर बेटी को बचपन से सिखाया जाता है कि अंधेरा होने से पहले ही घर लौटना है। लेकिन शायद अब समय आ गया है कि कानून को यह सिखाया जाए कि एक लड़की का डर आखिर होता क्या है। किसी महिला की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी ना, और सबसे बड़ा अपराध तब होता है जब कोई उस ना को कुचल देता है, जब कोई उसकी मर्जी के बिना उसे छूता है, जब उसके कपड़े खींचे जाते हैं, जब उसे बंद कमरे में अकेला कर दिया जाता है। उस पल उसे कानून की धाराएं याद नहीं रहती, उसे सिर्फ इतना पता होता है कि शायद अब उसकी दुनिया एक खौफनाक मंजर में बदलने वाली है। लेकिन अगर अदालत कहे कि ये रेप की कोशिश नहीं, तो सवाल उठाना लाजमी है। आज की कहानी सिर्फ एक कोर्ट के फैसले की नहीं है, ये उस डर की कहानी है जिसके साथ इस देश की करोड़ों लड़कियां हर दिन घर से निकलती हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति मिश्रा और आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। अगर कोई आपकी मर्जी के बिना आपको कमरे में बंद कर दे, आपके कपड़े उतारने की कोशिश करे, आपके शरीर को गलत तरीके से छुए और डर के मारे चीख पड़े, तो क्या इसे रेप की कोशिश मानेंगी? शायद हर महिला का जवाब होगा हाँ, और शायद क्या, हाँ बिल्कुल आप मानेंगी। लेकिन बिहार के एक मामले में पटना हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे तथ्यों के आधार पर ये की कोशिश यानी आईपीसी की धारा 376, 511 का मामला साबित नहीं है, बल्कि ये आईपीसी की धारा 354 के तहत महिला की गरिमा भंग करने का अपराध है। बस यही एक लाइन सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और अब पूरे देश में बहस छिड़ गई। लेकिन क्या कोर्ट ने सच में महिलाओं के खिलाफ फैसला दिया? क्या न्यायपालिका महिलाओं की पीड़ा को नहीं समझती, या फिर कानून की भाषा और आम इंसान की सोच में इतना बड़ा फर्क है कि दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं? आज इस वीडियो में हम सिर्फ गुस्सा नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे कि आखिर अदालत ने ऐसा क्यों कहा, कानून क्या कहता है और क्या इस फैसले पर सवाल उठाना जायज है। मामला है साल 2008 में। शिकायत के अनुसार एक युवती अपने पिता के साथ फोटो खिंचवाने स्टूडियो गई। आरोप है स्टूडियो मालिक ने पिता को बाहर भेज दिया, अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, युवती के स्तन दबाई, उसकी सलवार उतारने की कोशिश की और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। युवती के चिल्लाने पर उसके पिता दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी मौके से भाग गया। अगले दिन एफआईआर दर्ज हुई। ट्रायल कोर्ट ने इन तथ्यों के आधार पर आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 511 यानी की कोशिश और धारा 342 यानी गलत तरीके से बंधक बनाकर रखने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। लेकिन करीब 18 साल बाद जब मामला पटना हाई कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को ही बदल दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हाई कोर्ट ने ऐसा किया क्यों? क्या अदालत को नहीं लगा कि यह बेहद गंभीर अपराध था? दरअसल अदालत ने अपने फैसले में ये नहीं कहा कि आरोपी ने कुछ गलत नहीं किया। अदालत ने साफ माना कि महिला को कमरे में बंद करना, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे छूना और उसके कपड़े उतारने की कोशिश करना गंभीर अपराध है। लेकिन अदालत ने यह कहा कि इन तथ्यों के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत रेप की कोशिश साबित करने के लिए जितने कानूनी तत्व आवश्यक हैं, वो इस मामले में संदेह से परे साबित नहीं हुए। अदालत ने यह भी कहा कि जांच अधिकारी की गवाही नहीं हुई है, मेडिकल साक्ष्य पेश नहीं किए गए हैं और एक महत्वपूर्ण गवाह भी मुकर चुका है। ऐसे में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर रेप की कोशिश का अपराध साबित नहीं किया जा सकता। यहीं से कानून और आम सोच के बीच अंतर शुरू हो जाता है। बीएनएस की धारा 354 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ आपराधिक बल का प्रयोग करता है या उसकी गरिमा भंग करने की नियत से उसे गलत तरीके से छूता है, पकड़ता है या उसके साथ अश्लील हरकत करता है, तो ये महिला की लज्जा भंग करने का अपराध है। दूसरी ओर धारा 376, 511 यानी रेप की कोशिश तभी लागू होती है जब अदालत को ये लगे कि आरोपी सिर्फ तैयारी नहीं कर रहा था, बल्कि उसने रेप करने की दिशा में ऐसा प्रत्यक्ष कदम उठा लिया था जिससे अपराध लगभग पूरा होने की स्थिति में पहुंच गया। कानून में प्रिपरेशन यानी तैयारी और अटेम्प्ट यानी वास्तविक कोशिश के बीच एक स्पष्ट अंतर माना जाता है और अदालत को इसी कसौटी पर फैसला देना पड़ता है। इसी कानूनी अंतर के आधार पर हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला 354 के दायरे में आता है, न कि धारा 376 और 511। लेकिन अब बात कानून से आगे बढ़कर समाज की करें। एक महिला के लिए क्या फर्क पड़ता है कि अपराधी ने उसके साथ बलात्कार किया या बलात्कार की कोशिश? उसके लिए तो वो पल ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाता है जब कोई उसकी इच्छा के खिलाफ उसे बंद कमरे में ले जाता है, उसके कपड़े उतारने लगता है और उसके शरीर को गलत तरीके से छूता है। ये समय उससे ये नहीं पता होता कि सामने वाला व्यक्ति कानून की किस धारा तक पहुंचे। उसे सिर्फ अपना डर महसूस होता है और अपनी असुरक्षा महसूस होती है, और ये डर ही इस पूरे फैसले पर लोगों के गुस्से की वजह बना है।
यही कारण है कि सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि अगर ऐसे मामलों को केवल धारा 354 तक सीमित कर दिया जाएगा तो महिलाओं को ये संदेश जाएगा कि जब तक अपराध पूरी तरह ना हो जाए तब तक कानून उसे उतनी गंभीरता से नहीं देख। और शायद ये सच भी है। हमारे भारत में ये मामले कोई नए मामले नहीं है, ये कोई नया वाकया नहीं है। वहीं दूसरी ओर ये मानना है कि कोर्ट भावनाओं पर नहीं बल्कि सबूतों और कानून की तय परिभाषाओं के आधार पर फैसला देती है। अगर अदालत कानूनी सीमाओं को छोड़कर केवल भावनाओं के आधार पर फैसले देने लगी तो न्याय व्यवस्था में एक रूपता खत्म हो जाएगी। इसलिए अदालत का काम ये तय करना होता है कि उपलब्ध साक्ष्य किस धारा को साबित करते हैं, न कि समाज उस घटना को किस तरह से देखता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस फैसले पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। लोकतंत्र में अदालत के फैसलों पर कानूनी और सामाजिक बहस होना बिल्कुल सामान्य है। अगर पीड़िता या राज्य सरकार चाहे तो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और सर्वोच्च अदालत ये तय कर सकती है कि क्या इस मामले में धारा 376 और 511 लागू होनी चाहिए थी या नहीं। यही न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है कि फैसलों की समीक्षा का अधिकार मौजूद रहता है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब अदालत की ऐसी व्याख्या पर देश भर में बहस छिड़ गई हो। इससे पहले भी साल 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक टिप्पणी को लेकर पूरे देश में विवाद हो गया। उस मामले में अदालत ने कहा था कि किसी नाबालिग बच्ची के स्तन पकड़ना और उसके पैजामे की जोरी खोलना अपने आप में रेप की कोशिश नहीं माना जा सकता, बल्कि ये गंभीर यौन उत्पीड़न का मामला है। इस फैसले की देश भर में तीखी आलोचना हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट की उस टिप्पणी पर रोक लगाते हुए कहा कि ऐसी टिप्पणियां संवेदनहीन और अमानवीय प्रतीत होती हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले की समीक्षा शुरू की। यही वजह है कि आज पटना हाईकोर्ट के इस फैसले पर भी वही बहस दोबारा शुरू हो गई है। क्या कानून की तकनीकी व्याख्या महिलाओं के अनुभव और उनके डर को पूरी तरह समझ पा रही है, या अब समय आ गया है कि कानून की भाषा को समाज की वास्तविकता के हिसाब से और स्पष्ट बनाया जाए। यही सबसे बड़ा सवाल सरकार और संसद के सामने भी खड़ा होता है। अगर बार बार ऐसे मामलों में अदालत को ये तय करने की मुश्किल आती है कि रेप की कोशिश कहां से शुरू होती है, तो क्या कानून में इसकी परिभाषा और स्पष्ट नहीं होनी चाहिए? क्या संसद को भारतीय न्याय संहिता BNS या उससे जुड़े प्रावधानों में संशोधन कर ये स्पष्ट नहीं करना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को जबरन बंद कमरे में ले जाकर उसके शरीर के निजी अंगों को गलत तरीके से छुए और उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन हमला करे तो किन परिस्थितियों में उसे रेप की कोशिश माना जाएगा? ऐसे अदालतों के सामने भी स्पष्ट कानूनी मानक होंगे और पीड़िताओं को भी ये महसूस होगा कि कानून उनके अनुभव को समझता है, उनके दर्द को समझता है। लेकिन इस पूरे मामले को समझने के लिए एक और बात जाननी जरूरी है। 1 जुलाई 2024 से देश में भारतीय दंड संहिता यानी IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 लागू हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि BNS में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को शुरुआत में ही विशेष महत्व दिया गया है। कानून अब सिर्फ बलात्कार ही नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान और उनकी शारीरिक गरिमा पर भी होने वाले हर तरह के हमले को अलग अलग अपराध मानता है। BNS की धारा 74 किसी महिला की लज्जा भंग करने के लिए आपराधिक बल के इस्तेमाल को अपराध मानती है। धारा 75 के तहत बिना सहमति के गलत तरीके से छूना, यौन संबंध बनाने का दबाव डालना, अश्लील सामग्री दिखाना या यौन टिप्पणी करना भी यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। धारा 76 किसी महिला के कपड़े जबरन उतरवाने या उतारने की कोशिश जैसे अपराधों को अलग से दंडनीय बनाती है। धारा 77 वॉयरिज्म यानी किसी महिला की निजी गतिविधियों की चोरी छिपे फोटो या वीडियो बनाना अपराध है, जबकि धारा 78 स्टॉकिंग यानी बार बार पीछा करना या अनचाहा संपर्क बनाए रखना अपराध मानती है। इतना ही नहीं, धारा 69 शादी, नौकरी या किसी अन्य झूठे वादे के जरिए धोखे से बनाए गए शारीरिक संबंधों को भी अपराध की श्रेणी में रखती है। यानी आज का कानून महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों को पहले से कहीं ज्यादा व्यापक तरीके से पहचानता है। लेकिन इसके बावजूद सवाल ये बना हुआ है कि जब अदालत किसी मामले में रेप की कोशिश और महिला की गरिमा भंग करने के बीच कानूनी अंतर करती है तो क्या मौजूदा कानून इन दोनों के बीच की रेखा को और स्पष्ट बनाने की जरूरत महसूस करता है? यही बहस आज पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पूरे देश में छिड़ी है। सरकार केवल कानून बदल कर ही नहीं बल्कि जांच व्यवस्था को मजबूत बनाकर भी बड़ा बदलाव ला सकती है। आज देश में बड़ी संख्या में यौन अपराधों के मामले कमजोर जांच, मेडिकल रिपोर्ट में देरी, फॉरेंसिक साक्ष्यों की कमी और गवाहों के मुकर जाने की वजह से अदालत में कमजोर पड़ जाते हैं। अगर हर जिले में प्रशिक्षित महिला जांच अधिकारी हो, समयबद्ध फॉरेंसिक जांच हो, पुलिस को जेंडर सेंसिटाइजेशन की नियमित ट्रेनिंग मिले, गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और फास्ट ट्रैक अदालतों में ऐसे मामलों का जल्दी निपटारा हो, तो सिर्फ सजा की दर ही नहीं बढ़ेगी बल्कि महिलाओं का न्याय व्यवस्था पर भरोसा भी मजबूत होगा। और शायद सबसे जरूरी बात हमें ये समझना होगा कि अदालत का फैसला और न्याय का एहसास हमेशा एक जैसी चीज नहीं होती। अदालत कानून की किताब देखकर फैसला देती है, लेकिन एक महिला अपने डर, अपने दर्द और उस मानसिक आघात के साथ पूरी जिंदगी बिताती है। कानून ये तय करता है कि कौन सी धारा लगेगी,
लेकिन उस लड़की की रातों की नींद, उसका आत्मविश्वास और उसका सुरक्षित महसूस करने का अधिकार किसी धारा में नहीं लिखा होता। इसीलिए ये बहस किसी एक फैसले की नहीं है, ये बहस है उस सवाल की कि क्या हमारा कानून महिलाओं की सुरक्षा के बदलते स्वरूप के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है या उसे अब एक नए दृष्टिकोण की जरूरत है। इस पूरे मामले में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि किसी भी प्रकार की यौन हिंसा या छेड़छाड़ को कभी छोटा अपराध समझकर नजरअंदाज ना करें। तुरंत एफआईआर दर्ज कराएं, मेडिकल जांच कराएं, जितने संभव हो उतने साक्ष्य सुरक्षित रखें और कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बनें, क्योंकि अदालत में केवल सच बोलना ही काफी नहीं होता, सच को साबित करने वाले सबूत भी उतने ही जरूरी होते हैं, वरना क्या पता आपको न्याय मिले या ना मिले। अब सवाल आपसे, क्या कानून में रेप की कोशिश की परिभाषा आज के समय के हिसाब से और स्पष्ट होनी चाहिए? क्या महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए इन कानूनी सीमाओं पर दोबारा विचार करने की जरूरत है या फिर अदालत ने जो किया वो केवल कानून का पालन है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बहस सिर्फ एक फैसले की नहीं है बल्कि उस न्याय व्यवस्था की है जिस पर हर महिला अपनी सुरक्षा का भरोसा करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हेडलाइन ब्यूरो। धन्यवाद।